हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई में। आज हम लोग करने वाले बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, एक उसके ऊपर क्विक रिवीजन। ठीक है, मेरे को पता है कई सारे बच्चों ने खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और मैं मानता हूं कि वही शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, वो आपने लिखा है अपने हिसाब से, और ये शॉर्ट नोट्स आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो है कि वो बार बार कॉपी से पढ़ेंगे, वो आपसे, क्योंकि अब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हमारे पास ये होगा कि कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन जो आपका लिया था उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली। एक जो इस चीज को मैंने क्या बोला था, वो कंपटीशन में ही जी रहे हैं। ठीक है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखाई दे रही होती है। वो मेरे ख्याल बिल्कुल सही डायरेक्शन है फॉर द टाइम बिंग। मैं लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा सारी चीजों को छोड़ के एक चीजों के लिए पीछे पड़ जाए, क्योंकि यहां पर हमें टाइम बाउंड होकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल आपका जेई का अटेम्प्ट है और उसके बाद आपके 4 साल डिसाइड होंगे कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं। तो ये टाइम आपके लिए फिक्स है, राइट। आप हो सकता है जब जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो जॉब के लिए आपके लिए 4 साल मिल जाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, कोडिंग करनी है नहीं करनी है, या रिसर्च करनी है नहीं करनी है, वो आपको सोचने का टाइम है। यहां पर आपके पास सोचने का अभी इतना टाइम नहीं है, तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा को करिकुलर है फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको लगता है कि 11वीं में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है तो 12वीं में आपको सीरियस होना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो चाहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में। रीजन भी, मैंने कई बच्चों के कमेंट्स पढ़े जहां पर उनका ये था कि सर हमारे को टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमारे पास ये है, सर आपने इतना लेंदी लेक्चर दे दिया। देखना चाहते हैं लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में देखना चाहते हैं कि नहीं यार, हमें इतने ही टाइम का मिले, इतने ही टाइम का वो मिले। तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज बात बोलता हूं बेटा, आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जरा एक बार ये चीज सोचिए कि जो बच्चा रियली एक अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहा होगा, क्या उसका यही एटीट्यूड होता है? क्या वो ये सोच रहा होता है? अब देखो यार, वो कंटेंट जो हम लोग दे रहे हैं आपको भी चाहिए वो कंटेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं भाई जो मैंने क्लास में पढ़ा है दैट इज इनफ, आप उससे कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा, मैंने कहा था कि जब एक्स्ट्रा क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो अचानक से डेवलप नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो भी मेरे पुराने अर्जुनाज हैं, मैंने उनको आखिरी में प्रॉमिस कहा था कि जब हम लोग धीरे धीरे 12वीं में जाएंगे तो स्टार्टिंग से ही आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन खुद से पकड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप आंसर तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन यस, आपकी कलम चलनी स्टार्ट हो जाएगी और आप धीरे 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 करके उस क्रिटिकल थिंकिंग में आना स्टार्ट करेंगे। जो 11वीं में बच्चे पूछते थे कि सर हमें एडवांस के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, कहां से मेरे को करने होते हैं, हम हमेशा कहते थे कि एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है कि आप उस डायरेक्शन में सोच भी पा रहे हैं या नहीं। क्या आप बेसिक थ्योरी से ही इतना परेशान है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप बस चाहते हैं कि आप टफ से टफ क्वेश्चन कर ले, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। सबसे पहले आपका जेई मेंस ही आएगा और जेई मेंस में अगर आप अपने एक अच्छा सा सिक्योर कर लेते हैं रैंक, फिर ही आप एडवांस देंगे। तो दिस इज द स्टेप, राइट। और यही आपके पढ़ने का भी स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच सकेंगे। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज नहीं है कि आप बहुत टफ चीजें सोच रहे हैं, आप बहुत बेसिक चीजों को, माइन्यूट लेवल पे चीजों को समझ रहे हैं, दैट्स व्हाई आप उनको मिक्स करके यूज कर पाते हैं। दैट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो आज का जो तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिनको पढ़ना ही नहीं है, दे जस्ट वांट कि भाई हमें मत पढ़ाओ। ठीक है, वी डोंट वांट अवर फ्यूचर। ठीक है, हम लोगों से गलती हो गई कि हमने ड्रीम रख लिया है कि हमें आईआईटी या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वो हमारा बस एक सोच थी, हमें उसमें मेहनत नहीं करनी। वो थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, और वो थर्ड कैटेगरी वो कहीं ना कहीं जब खुद को ही निगलेक्ट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल दुनिया भी उनको निगलेक्ट करना स्टार्ट कर ही देगी। तो उसमें मैं भी हूं या फिर सिस्टम ही हो या फिर उनके पेरेंट्स ही हो, एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे लोग उनकी दुनिया से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दे हैव टू डू इट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, लोवेस्ट आएगा, जब वो अकेले हो जाएंगे और फिर उनको करना ही पड़ेगा एट द एंड। और वो हो सकता है वो कई समय के बाद हो। ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबकी लाइफ में आता है। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आपने क्या गवाया है और क्या पाया है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरी फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर बहुत बड़ा है और ऑप्टिक्स वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इस चैप्टर के लिए जो मैंने ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, फिर इनको टाइप करा है, तो 1.5-2 घंटा मैंने भी अपने साथ मेहनत करी है कि हाँ सारी चीजें कंपाइल हो जाए। और मैं आपको दिखा दूं कि इस टाइप से
पर्सनली अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, दीज कैन बी योर माइंड मैप्स, ठीक है, कि हम लोग मैक्सिमम 8 स्लाइड के अंदर हम लोगों ने पूरे चैप्टर के मेजर चीजों को लिख लिया है, ठीक है। मेजरली 8 स्लाइड्स में हमारे पास सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी, और मैं आपको उस चीज को रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे जो भी हैं बच्चे, ठीक है, एंड दे वांट अ क्विक रिवीजन, व्हाट यू कैन डू इज, आप बस ध्यान से सुने, कलम नहीं चलानी है, आपको सुनना है और आपको रिकॉल करना है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये मेरे को याद है या नहीं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पे मेरे को छोटी छोटी चीजें और ऐड करनी होंगी, मैं ऐड करता चला जाऊंगा, और जहां पर आपको लगे कि आपको ऐड करनी चाहिए आप भी इसको ऐड करिएगा, ठीक है। अब आती है बात, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चंस में भी हमने कुछ चीजें सीखी थी, उनका क्या करना है? उनको आपको हाईलाइटर से मार्क कर लेना है, ठीक है। आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए पूरे चैप्टर का, सारे फॉर्मुलेस का, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं बनाना आता है, तो आपके लिए वो भी मैंने काम कर दिया, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग, बट ये मेरे लिए भी है कि मैं इतने बड़े चैप्टर को 30-40 मिनट्स में आपको कवर अप करवा सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने अपने ईज के लिए भी करा है, लेकिन आपके हर चैप्टर के बाद आपके पास मेजर पॉइंट्स होने चाहिए, जो क्वेश्चंस में, भले वो आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस हैं या फिर आपके नॉर्मल क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस में नई चीज सीखी, नई चीज ऐसा भी हो सकता है जो आपको ना पता हो, या ऐसा भी हो सकता है जो आपने सोचा हो और वैसा ना होता हो, उनको आपको हाईलाइटर से मार्क करना है। एट द लास्ट आपको इन चीजों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। पूरा चैप्टर आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको क्रक्स पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज करने के लिए हो सकता है 2 दिन लग जाए अगर आप पूरी प्रॉपर नोट से पढ़ोगे। लेकिन अगर आप इसको बार बार बीच बीच में रिवाइज कर रहे हो तो आज हो सकता है आधा घंटा लगे, हो सकता है 10 दिन के बाद बीच बीच में अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो 10-15 मिनट में आपका ये पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में होगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सीरियसली हम सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्या हमने, क्योंकि मैंने यहां पे फॉर्मूले लिखे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने किस किस तरीके से किया था, वो आपको सारे वर्ड्स को कनेक्ट करना है और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल था, हाँ या ना, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करा था चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के बारे में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे? 2 टाइप के चार्जेस हैं आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज, न्यूट्रल बॉडी हमारे पास टोटल चार्ज 0 वाली होती है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, कहने का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हमारे पास हो सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जिसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो नेगेटिव होगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉन लोगे वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से हमारे पास 2 बॉडीज कहीं ना कहीं चार्ज होती हैं। तो क्वांटाइज्ड कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी बॉडी को, ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्रैक्शनल चार्ज दे दें, हम लोग कभी भी देंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल पे ही देंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो जिसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन दोगे या 11 या 12 या 13, तो हमारे पास जो भी बॉडी पे चार्ज होगा वो -Ne या +Ne के फॉर्म में ही हमारे पास होगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चार्ज हमारे पास स्केलर है। कभी भी सिस्टम का अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है, दैट इज द मोनोपोल, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी, तो आपको डायरेक्टली उसको ऐड करना है। इसकी यूनिट हमारे पास कूलम्स में रहेगी, स्टैट ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैट यूनिट भी हमारे पास होती है, ठीक है, वो सीजे से, लेकिन हमारे पास कूलम और डायमेंशन हमारे पास 80 था। और हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को धक्का देते हैं और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस के आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है कि हम लोग चार्ज बनाए कैसे थे। तो हमारे पास 3 कैटेगरी थी जिस तरीके से हमने चार्जेस को बनाया था। पहला था फ्रिक्शन, फिर था इंडक्शन, फिर तीसरा था कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन में अगर आप किसी भी 2 बॉडीज को अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं, यहां पर इंसुलेटर भी हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है, इंसुलेटर के लिए भी हमारे पास है। जैसे आपने कंघी को अपने सर में या बैलून को अपने सर में रब करा तो वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। हमारे पास फ्रिक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज आपने 2 बॉडीज को रब करा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ट्रांसफर हो गए। मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो चार्ज ऑन बी विल बी -Ne, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसफर हुए, ठीक है, हमारे पास। अच्छा यहां पे लिखा ही हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका मास कम होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका मास हमारे पास बढ़ जाता था। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी।
अब बात आती है इंडक्शन। द सेकंड मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन इन विच देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ अनचार्ज बॉडी। यहां पर इंडक्शन आपका सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपस में मूव कर सकते हैं, तो हमारे पास इंडक्शन हमारे पास हमेशा कंडक्टर्स का ही हो सकता है। तो अगर आप कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी चार्ज को एक मेटल के बॉडी के पास लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, तो एक्चुअली में इसको हम वर्ड कहेंगे पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मींस एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव बना है, अभी भी टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो हम लोग यहां पर करते थे अर्थिंग का एक कंसेप्ट लाया था, मैंने कहा था कि अगर मैं किसी भी बॉडी को अर्थ करता हूं तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज, अब आपने अर्थिंग पढ़ रखा है, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को लाऊंगा तो यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और एक कंडक्टर के सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही सरफेस पे होगा, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हमारे पास यहां पर अर्थिंग करने पे इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो अर्थ की तरफ से कुछ ना कुछ चार्ज आएगा जिसकी वजह से टोटल पोटेंशियल हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो अर्थिंग में हम लोगों ने बात करी टोटल पोटेंशियल शुड बी जीरो, राइट। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर हम लोग अर्थ करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रख के अर्थ करते हैं, तो हमारे पास यहां पे लिख देता हूं वोल्टेज शुड बी जीरो, ठीक है। तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी और माइनस रखोगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगी। कितना चार्ज आएगा वो हम लोगों ने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है अलग से। कॉन्टैक्ट की बात करें तो हम लोगों ने केस करा था जब दो आइडेंटिकल स्फीयर जिनका रेडियस सेम हो, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स जिनके ऊपर चार्ज Q1 और Q2, अगर आप उनको कांटेक्ट कर देते हैं तो उनका जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 कांटेक्ट हटाने के बाद बराबर बराबर बढ़ जाता है, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ऑन ईच, राइट। तो दिस वाज योर चार्ज पार्ट। फिर इसके बाद आए थे हम लोग इस वाले पॉइंट को समझने के लिए कि हमारे पास कि जो चार्जेस जब रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ये तो समझ आ गया, लेकिन हमारे पास ये कितना फोर्स लगाते हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे पास था कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स में ये था दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। याद रखना कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल था। रिंग, डिस्क, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमारे पास करना पड़ेगा। जब दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, तो इनके बीच का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स की वैल्यू आई थी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहां पर K जो है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट आप निकाल सकते हैं। K एक्चुअली में मीडियम पर भी डिपेंड करता है, तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो चार्जेस पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब कई बच्चों को यह डाउट आया होगा कि सर ये परमिटिविटी थी क्या। मैंने बताया था परमिटिविटी एक मीडियम अपने चार्जेस को कितना परमिशन देता है सो दैट दो चार्जेस के बीच का फोर्स डिसरप्ट हो जाए। जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ही वो चार्जेस को अलाउ करेगा फोर्स को कम करने के लिए, तो हमारे पास फोर्स एक मीडियम में कम हो जाता है। के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ध्यान से समझिए, क्योंकि हम लोगों ने वैक्यूम का जो ये परमिटिविटी है वो पढ़ लिया है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मुझे सारे मीडियम्स की परमिटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हम लोगों ने सभी की परमिटिविटीज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम लोगों ने या फिर नॉर्मल एयर के हम लोगों ने रिस्पेक्ट में निकाली है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको इस K को और इस K को डिफरेंट है, इसको एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन वैक्यूम। आपको जब ये मिलेगा तो उसमें आराम से, नीचे अभी तो कट रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको इन्फिनाइट याद होनी चाहिए और वाटर की हमारे पास 82 या 80 आपको याद होनी चाहिए। फोर्स पॉजिटिव, जरा देखो, जब आप इसमें फोर्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल आएगा और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल आएगा। क्यों? हमारे पास जब फोर्स पॉजिटिव होगा तो आपका रिपल्शन है, और अगर आप एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखोगे आगे साइन माइनस आएगा, दैट मींस अट्रैक्टिव। जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोगों ने, मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मैं रिपेल बना रहा था और वैल्यू लिख दे रहा था, जब पॉजिटिव नेगेटिव थे तो मैं अट्रैक्ट बना रहा था और वैल्यू लिख दे रहा था। कुछ बच्चों को ये जो डाउट आता है, सर आप कई बार पॉजिटिव लिख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव का भी फोर्स आप पॉजिटिव लिख रहे हो, मैंने डायरेक्शन वाइज उसको अट्रैक्टिव दिखा दिया है, ठीक है। ये माइनस साइन आपका अट्रैक्टिव शो कर रहा है, वो मैं डायरेक्शन वाइज दिखा रहा हूं और वैल्यू हम लोग वहां पे लिख देते हैं, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो दो चार्जेस को ज्वाइन करते हैं लाइन और उनके बीच में हम लोग फोर्स बना रहे थे।
भले अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो। एक्शन रिएक्शन पेयर्स में हमारे पास लगेगा, मींस हमारे पास अगर आप एक बॉडी पे F लगा रहे हो तो दूसरी बॉडी पे भी आपको F लगाना होगा, जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं किसी भी मीडियम में दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है तो कुछ फोर्स है F0, और जैसे ही उठा के मैं उसको किसी मीडियम में रख दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स 1/K टाइम्स हमारे पास हो जाता है। इसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आया। तो दिस वाज योर बेसिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कूलम्स फोर्स के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी थी। कूलम्स फोर्स हमारे पास पॉइंट चार्जेस के बीच में हम लोगों ने लिखना सीखा था, दैट इज K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, 9 × 10 की पावर 9, और K अगर परमिटिविटी के टर्म्स में रखें तो 1/4πε0, और परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास नो डाउट फोर्स की वैल्यू हमारे पास चेंज होती है। जब हमारे पास यहां पर नल पॉइंट, अब नल पॉइंट की एनालिसिस हमारे पास क्या थी, जरा ध्यान से समझना। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका कोई भी चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स ना आए, या फिर उस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, दैट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। तो यहां पर ये मेन कंसेप्ट क्या था, आपके क्वेश्चंस में एक चार्ज Q, 2Q, 3Q, 4Q कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। नल पॉइंट के क्वेश्चंस आपके पास कभी भी आएंगे तो सबसे पहले जो भी नल पॉइंट होगा वो हमेशा किधर होगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ, ठीक है। तो जरा देखना, एक चार्ज Q है और एक चार्ज NQ है, N की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। N की वैल्यू हम लोगों ने जो भी एनालिसिस करी थी दैट वाज फॉर ग्रेटर देन 1। अगर मान लो कि एक की वैल्यू, एक Q है और एक 2Q है, ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो N की वैल्यू 2 है। अगर हमारे पास एक 3Q है और एक 4Q है तो आप यहां पर Q और 4/3Q करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर 3/4Q क्यों नहीं, क्योंकि हमारी एनालिसिस वैसी, या तो आप अपना फॉर्मूला वैसे निकालो फिर, ठीक है। तो नल पॉइंट विल बी ऑलवेज टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज, जो भी चार्ज छोटा होगा उसकी तरफ होगा। और इसका जो x की वैल्यू थी दैट इज d/√n + -1, जो जनरल फॉर्मूला आया था, d है इनके बीच का डिस्टेंस, x स्मॉलर चार्ज की तरफ से होगा, यहां पर आपको कहीं नल पॉइंट मिलेगा, एंड द फॉर्मूला इज, ठीक है, आपको नोट्स में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, √n + 1 जब दोनों लाइक चार्जेस है, और √n - 1 जब अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। हमारे पास जब लाइक चार्जेस हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो नल पॉइंट बीच में मिलेगा, और अनलाइक चार्जेस अगर हैं हमारे पास तो आपको नल पॉइंट बाहर में मिलेगा। एक डाइपोल का केस +Q और -Q, देयर विल बी नो नल पॉइंट। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फोर्स बिटवीन अ चार्ज एंड अ रॉड। हम लोगों ने यहां पर इंटीग्रेशन करा था, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो आपने उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे इसके अंदर एक छोटा सा चार्ज बनाया था dq, विच वाज लैम्डा इंटू dx, और इसके लिए लैम्डा है चार्ज अपॉन लेंथ Q/L, ठीक है। फिर हम लोग उनका फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करा था, और जो फोर्स की वैल्यू आई थी दैट इज Q अपॉन D इंटू D+L। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स बिटवीन रिंग एंड अ पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हमारे पास चार्ज है और एक आपने एक्सिस पे एक Q चार्ज को रखा है, तो हमारे पास जो ये फोर्स का वैल्यू आएगा, आप एलिमेंट लेंगे, यहां वाले एक एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, यहां वाले एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, और आप देखेंगे उनका एक कंपोनेंट, भले ही वो थीटा अगर आप यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप थीटा यहां ले रहे हैं तो आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ेगा और साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे फॉर टू सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। अगर आप पहले से ही 2f cos थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप दो एलिमेंट्स को मान रहे हैं, तो 0 से πr की इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला एलिमेंट इधर, ये वाला एलिमेंट इधर, कंप्लीट रिंग बन जाएगी। जब हम लोगों ने क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करा था तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगा दैट इज df cos थीटा, मींस मैं एक एलिमेंट का सिर्फ एक कंपोनेंट ले रहा हूं, तो मुझे सारे एलिमेंट्स लेने होंगे, तो 0 से 2πr तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो सभी की वजह से हमारे पास फोर्स आएगा। और वो फोर्स की वैल्यू आंख बंद करके याद करो, K कैपिटल Q विच इज द चार्ज ऑफ द रिंग, स्मॉल q इंटू x जो इनके बीच का डिस्टेंस है अलोंग द एक्सिस, अपॉन r² + x² की पावर 3/2। ये फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस हमने मेजर करे थे, एक टाइम पीरियड वाले, ठीक है, और दूसरा हमारे पास था मैक्सिमम फोर्स कहां पर होता है। तो आप याद करिएगा, टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने कहा था कि कभी भी फोर्स अगर x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आप SHM मान के कर सकते हैं। तो हमारे पास इफ Q इज इलेक्ट्रॉन एंड x इज स्मॉल, अगर आपने मान लो यहां इलेक्ट्रॉन मान लिया और x छोटा है, तो आप इस वाले x को निगलेक्ट कर सकते थे, तो आपका फोर्स आ जाएगा KQQX/r3, और आपको पता है ये SHM है,
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रखते ही आपका एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा और ओमेगा आते ही आपका टाइम पीरियड आएगा। दूसरी बात, हमारे पास ये x का फंक्शन है तो हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ऐसे बना रखा है, मैं बना देता हूं ऐसे, ठीक है, आपका जो फोर्स का ग्राफ आता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास रेडियस का, यहां पे रेडियस का, ठीक है, यहां पर रेडियस का 1/√2 टाइम्स पर आपका फोर्स मैक्सिमम होता था। जो हम लोग क्या करते थे, इस फंक्शन को df/dx डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू 0 डाल के हम लोगों ने निकाला था। मैंने कहा था अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो आपको अगर इस पे फोर्स लिखना है तो आप एक रिंग मान सकते हैं और रिंग का चार्ज आप ले लीजिए 2q, बस यहां पे 2 लगाएंगे, ठीक है, x आपके लिए है और रेडियस आपका d होगा, आपको सीधे फोर्स मिल जाएगा। ये भी मैंने एनालिसिस बताई थी। और आपसे पूछा जाए ये किस x पर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हम लोगों के लिए आपको इसको रिंग बनाना है, रेडियस आपका d हो जाएगा और रेडियस का 1/√2 पर फोर्स मैक्सिमम होता है तो d/√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एचसी वर्मा में इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। तो ये था हमारे पास। अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी भी चार्ज के आसपास का रीजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का एक रीजन होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। This is a 3D space around a charge in which it can exert force on another charge. अब बात आती है कि वो एक कूलम पे कितना फोर्स लगा सकता है। बेसिकली दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं ना कहीं एक फोर्स ही है, बस एक कूलम पे कितना है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे पास ध्यान से सुनना, ये जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। हम लोगों ने कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखा है और टेस्ट चार्ज हमारे पास छोटा होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका लिमिट q टेंडिंग टू 0 आपको फॉर्मूले में मिलेगा। रीजन बीइंग, अगर आपका टेस्ट चार्ज छोटा नहीं है तो वो अपनी भी फील्ड रखेगा और जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको डिसरप्ट कर देगा, आप उस पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स ऑन वन कूलम, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी हमारे पास है, अब आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा। dv/dr, ठीक है, और इसका डायमेंशन हमारे पास ये है, डब्बे में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा मार्क इसी का है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद हम लोग बात करते हैं